यूपी में बढ़ रहा गड़बड़ छाला, एक के बाद एक हो रहा घोटाला, कारनामे बढ़ते ही जा रहे तमाम, क्यों सरकार नहीं लगा रही लगाम, उत्तर प्रदेश बना घोटाला प्रदेश। एक के बाद एक घोटाला और हर बार पिछले घोटाले से ज्यादा बड़ा घोटाला। घोटालेबाज भी समझ गए हैं कि कार्रवाई तो होने से रही, इसलिए लगे हैं खुली लूट में। अब इस लूट के खेल में छींटे सरकार के दामन पर भी पड़ रहे हैं। सरकार के एक मंत्री पर भी लग रहे हैं आरोप। आखिर क्यों नहीं होती इन घोटालेबाजों पर सख्त कार्रवाई? यूपी में बढ़ रहा गड़बड़ छाला, एक के बाद एक हो रहा घोटाला, कारनामे बढ़ते ही जा रहे तमाम, क्यों सरकार नहीं लगा रही लगाम, उत्तर प्रदेश बना घोटाला प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश बना घोटाला प्रदेश। सवाल वही है कि आखिर घोटालेबाजों पर सरकार क्यों नहीं लगाती लगाम। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी के प्रवक्ता आईपी सिंह हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता केसी जैन भी हमारे साथ हैं। इसके अलावा पत्रकार संजय शर्मा भी हमारे साथ हैं और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बता दें, दरअसल एक के बाद एक घोटाले के बावजूद सरकार की तरफ से किसी भी मामले में कोई कठोर और निर्णायक कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश बन रहा है घोटाला प्रदेश? उत्तम प्रदेश के वादे की बुनियाद पर खड़ी हुई थी उत्तर प्रदेश में लोहिया के सिपाहियों की सरकार। लेकिन वादे और दावे तो जैसे सिर्फ करने के लिए होते हैं, धरती के धरातल से हकीकत में तो इनका कोई रिश्ता नहीं होता। इसलिए सब हवा हवाई हो गया सूबे में। प्रदेश की परिधि पर घोटालों के घनघोर बादल छाए हैं। एक के बाद एक घोटाला, एक से बढ़कर एक घोटाला। ऐसा लगता है जैसे कोई प्रतियोगिता चल रही है प्रदेश में घोटालों की। जिस तरह से यादव सिंह का प्रकरण सामने आया, गायत्री प्रजापति की बात आई, अशोक चतुर्वेदी का मामला सामने आया, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक बानगी है। अगर ये सरकार सोच ले कि हमको भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी है, तो हमें लगता है कि समाजवादी पार्टी के 80% लोग उसमें शामिल होंगे दिखेंगे और उनके द्वारा संरक्षित और पोषित इतनी ही संख्या में अधिकारी और कर्मचारी शामिल दिखाई देंगे। दिल और दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालिए, दूर तक जाने की जरूरत ही नहीं है। काली कमाई के कुबेर यादव सिंह के घर की दीवारों ने दौलत उगली, सब सन्न थे। सन्नाटे में सो रही सरकार का निर्णायक कार्रवाई के लिए कोई कदम नहीं। चतुर अशोक चतुर्वेदी पर भी कोई चिंता नहीं। शायद सरकार तो सोचे बैठी है कि चिंता से चतुराई घटती है। अशोक चतुर्वेदी जैसे चतुर नहीं, लेकिन चिंता से याद आया कि सरकार के ही मंत्री शिवाकांत ओझा ने चिंता जताई चक डैम घोटाले को लेकर, जिसमें कई 100 करोड़ के घोटाले का जिक्र किया गया है। इधर बीपीएल कार्ड वाले मंत्री गायत्री प्रसाद जी पर लक्ष्मी जी मेहरबान हो गई। सरकार में आने के बाद 1000 करोड़ से ज्यादा के मालिक हो गए। अब सरकार मौन है, लेकिन विपक्ष तो बोलना जानता है। आप भी सुनिए। गायत्री प्रजापति जी, बीपीएल कार्ड धारक से 1000 करोड़ तक की यात्रा, खनन के माध्यम से समाजवादी पार्टी की सरकार ने इस पूरे प्रदेश को लूटा है। और अगर मैं कहूं तो भ्रष्टाचार का एक कीर्तिमान स्थापित किया है उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार ने खनन में। सरकार तो रिपोर्ट, जांच, अदालत, वकील की दलील देती है, वहीं दिल बहलाने के लिए सरकार के सिपाहियों की भी अपनी दलीलें हैं। लोकतंत्र और कानून के राज में कार्रवाई ऐसे ही होती है। अगर यहाँ तानाशाही का राज होता, फौजी राज्य होता, या वन मैन कोई जो जितनी तरह के भी राज्य होते हैं वो होता, तो निश्चित तौर पर पहले मिनट ही कोई फैसले हो सकते थे। लेकिन लोकतंत्र है, लोकतंत्र का राज है, कानून का राज है और संविधान का राज है। प्रदेश सरकार ने तमाम तरह की इंक्वायरी कमेटीज गठित कर दी हैं। गायत्री प्रजापति जी से मैंने तो पढ़ा अखबार में कि मुख्यमंत्री जी ने बातचीत किया है। निश्चित तौर पर अगर कुछ गंभीर चीज होगी तो मुख्यमंत्री जी किसी गलत चीज को बर्दाश्त करने वाले व्यक्ति नहीं है। यादव सिंह वाले मामले में भी इंक्वायरी कमेटीज तरह तरह की गठित कर दी गई हैं। बहरहाल ये सूरत हाल है सूबाए उत्तर प्रदेश का। अब उत्तम प्रदेश की उपलब्धि में भले ही देरी हो, लेकिन घोटाला प्रदेश के प्रमाण में ज्यादा देरी नहीं। जाग जाइए सरकार, ये पब्लिक है, सब जानती है।
साजिद अली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। जी हां, तो एक के बाद एक घोटालेबाज सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकार की खामोशी कई सवाल खड़े करती है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता आईपी सिंह, कांग्रेस की तरफ से सुरेंद्र राजपूत जी और केसी जैन साहब। इसके अलावा हमारे साथ पत्रकार संजय शर्मा और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ हैं। आईपी सिंह जी, आखिर सरकार क्यों घोटालेबाजों पर लगाम नहीं लगा पा रही? मैं निश्चित रूप से घोटालेबाज पर चर्चा करूंगा जी, लेकिन प्रकांड विद्वान श्री अमिताभ त्रिपाठी के साथ बैठकर चर्चा करना, अमिताभ अग्निहोत्री जी के साथ चर्चा करना, जी जी, ये सौभाग्य की बात है। चाहे मीडिया जगत हो, चाहे पॉलिटिकल जगत हो, सब जगह लोहा मनवाया है श्री अमिताभ अग्निहोत्री जी ने। एक एक वाकया मैं अपना आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मिड डे एक्टिविस्ट का एक कार्यक्रम था, ओपनिंग था मिड डे एक्टिविस्ट अखबार का। उस ओपनिंग में माननीय मुख्यमंत्री जी आमंत्रित थे और मुझे याद है कि पिछले 20 सालों में शायद किसी पत्रकार को इतना बेबाक रूप से मुख्यमंत्री के सामने प्रश्नों की झड़ी लगा देना अगर संभव कहीं है तो पंडित अमिताभ अग्निहोत्री जी ही के माध्यम से ही संभव है। वो दिन मुझे आज भी याद है और उस दिन ये सब कुछ चलने के बाद मैंने अमिताभ जी को फोन किया और कहा कि शायद आपकी जगह कोई और रहता तो शायद। शुक्रिया, हम लोग इस विषय पर आ जाएं। मैं उसी पर आ रहा हूं क्योंकि उसी अखबार ने, मिड डे एक्टिविस्ट ने, जो मानस पुत्र हैं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के यादव सिंह, उसके बारे में प्रकाश डाला। चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे विजुअल मीडिया हो, जिस प्रकार की चर्चा आम होती जा रही है, चाहे राजकिशोर सिंह द्वारा 200 करोड़ घोटाले की बात डॉक्टर शिवाकांत ओझा द्वारा उठाना, चाहे दुर्गा प्रसाद यादव, चाहे बलराम यादव। वक्त की कमी है। सरकार आखिर क्यों लगाम नहीं लगा पा रही है घोटालेबाजों पर? सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के चरित्र में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं है जी। 8 साल से ज्यादा वक्त हो गया उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार चलते हुए। 2003 से लेकर 2014 के बीच अगर 5 साल का वक्त निकाल दिया जाए तो ये समाजवादी पार्टी सरकार में रही है। आज इनके सामान्य कार्यकर्ता भी फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों से चलते हैं। 5000 से ज्यादा सी सेगमेंट की गाड़ियां इन कार्यकर्ताओं ने खरीदी है और जिस प्रकार का सभी महकमों में लूट है, आज कहीं किसी विभाग में मैं समझता हूं राजेंद्र चौधरी जी को छोड़कर शायद कोई ऐसा मंत्री नहीं है जिसके ऊपर अंगुली नहीं उठाई जा सकती। लगभग 3 दर्जन मंत्री। आपकी बात आगे, आईपी सिंह जी आपकी बात आगे, आपके पास फिर लौटेंगे। सुरेंद्र राजपूत जी, चाहे बात यादव सिंह की हो, अशोक चतुर्वेदी की हो या फिर अब खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की, इन सभी चीजों को अगर देखा जाए तो कहीं पर भी सरकार की कोई ठोस और निर्णायक कार्रवाई नजर नहीं आती। गायत्री जी, बड़ी स्पष्ट रूप से बात है, अमिताभ जी के सामने तो सारे चीजें स्पष्ट हैं। भ्रष्टाचार ने संस्थागत रूप ले लिया जी, और भ्रष्टाचार का जो संस्थागत रूप है, इसको अगर आप देखेंगे तो इसने संस्थागत रूप 1990 के बाद लिया है। जब उत्तर प्रदेश में चाहे वो धर्मांधता के नाम पर हो और चाहे वो जाति विशेष और वर्ग विशेष के नाम पर सरकारें आनी शुरू हुई, जब विकास के नाम पर, जब संविधान के नाम पर सरकारें नहीं आई, उसके बाद धीरे धीरे एडिटोरिएशन हुआ है। इसमें चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार हो और चाहे उनके जो सहयोगी संगठन हो, कोई भी हो, 2 बार 3 बार जिन लोगों ने भी सरकारें बने, क्या नाम, उनको प्रश्रय दिया और संरक्षण दिया, सब लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में किसी न किसी घोटाले से सम्मिलित हैं। जी जी, आपको ध्यान होगा, आप इस चीज को देखिए कि मैं तुमसे बड़ा अभी नहीं और मैं तुमसे बड़ा। यादव सिंह को दोनों ही सरकारों ने समान रूप से प्रश्न यानी जो भी सरकारें आ रही हैं उनमें घोटाले लगातार हो रहे हैं, घोटालेबाजों पर सरकार कभी नहीं। ठीक है सुरेंद्र जी, आपके पास फिर लौटेंगे। केसी जैन साहब, सूबे में आखिर ये घोटालेबाज पल क्यों रहे हैं और इन पर लगाम लगाने के लिए सरकार क्यों खामोश है? क्यों सरकार कोई ठोस या निर्णायक कार्रवाई नहीं करती? देखिए गायत्री जी, ऐसा नहीं कि सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है जी। जितने भी मामले संज्ञान में जहां पर भी आ रहे हैं, सरकार उस पर अपना सख्त रवैया अपना रही है और
जो एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के अंतर्गत कार्रवाई उस पर हो रही है और जहां पर जिसके खिलाफ जांच में जो चीजें जो प्रकरण सामने जैसे जैसे उभर करके आते हैं वैसे उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होती है। अब वो आप ये देख लीजिए कि अगर कोई आतंकवादी घटना भी होती है, आतंकवादी पकड़ा भी जाता है तो उसको भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है, उसको तुरंत गोली नहीं मारी जाती है। पकड़ा जाता है अगर तंत्र पर सवाल उठता है कि आतंकी गुस्सा कैसे? अगर पकड़ में आता नहीं, मैं कहती दूसरी बात कह रहा हूँ कि जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया के अंतर्गत उसके ऊपर जब जो चीज प्रक्रिया मुझे सब समझ आती है मित्र। प्रक्रिया पर जो सीपी राय कह रहे थे उससे मेरा और सीपी राय में कोई ना इत्तेफाकी नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये है आतंकी पकड़ा गया की तुलना इसलिए या नहीं हो सकती? आप यार सुनो तो भाई, आप 500 साल लगाओ जांच अदालत में, मुझे दिक्कत नहीं, मैं प्रतीक्षा कर लूंगा, लेकिन पद पर नहीं रहे आदमी, सिर्फ इतनी सी बात है। नौकरी से हटा दीजिए, उसके बाद 200 साल जांच कराइए। कसाब को हमने जेल में रखा ना, जेल में रखा, सुन तो लो भाई, अरे सुन तो लो श्री प्रसाद, एक सेकंड सुरेंद्र जी, कसाब को हमने एमएलए हॉस्टल में तो नहीं रखा, न विधानसभा का सदस्य बनाया, जेल में रखा ना, जेल से मुकदमा लड़वाया, लड़ो भाई, पद से तो हटाओ। चपरासी 2 रुपया लेता पकड़ा जाए, पद से हटता है, नौकरी से जाता है, उसके बाद जांच पड़ताल होती है। मंत्री जी 1000, 2000, 5000 करोड़ के खेल में पकड़े जाए, बोलो कुछ नहीं, जांच होने दो, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाएगी और तब तक सरकार चली जाएगी, तो जांच में निकलेगा क्या भैया? मूल सवाल तो यह है, मेरी चिंता इसलिए है। जैन साहब, अमिताभ जी बिना जांच के ये कैसे मान लिया है कि उनके ऊपर, उनके पास जो संपत्ति है वो इनलीगल है, इनलीगल तरीके से आई है? मैं अभी बताऊंगा, गायत्री का एक डिप्लोमा होल्डर के पास जी, संजय एक सेकंड, बात कर रहे हैं, आपके सवाल का जवाब मिलेगा, आएंगे आपके पास, जैन साहब आएंगे, जनता पार्टी के केंद्रीय आएंगे जैन साहब आएंगे, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस नहीं, अभी आएंगे आपके पास। संजय शर्मा जी, आखिर क्यों सरकार नाकाम है, कोई ठोस निर्णायक कार्रवाई नहीं कर पा रहे इन घोटालेबाजों पर? संजय जी, आज आवाज आ रही है आपके पास? लगता है संजय जी के पास आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सवाल वहीं खड़ा हुआ है। देखिए, मैं जो बात किसी जैन ने उठाई ना, उस पर मैं उत्तर देता हूं जी। एक कहावत रही हिंदी भाषी भारत में कि हम संतन के संत हमारे, अब ये कहावत हो गई हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे। ये कहावत अब बदल गई उत्तर प्रदेश में, अब ये आ गई नई कहावत। केसी जैन साहब ने कहा, सीपी राय ने कहा, पूरी समाजवादी पार्टी, पूरी सरकार एक ही तर्क लेके घूम रही है बाजार में। वो तर्क है कि अमिताभ जी तो चाहते हैं तुरंत फांसी चढ़ा दो जी, अरे जांच तो होगी, आरोप तो कोई किसी पे लगा दे। मुख्यमंत्री जी ने कहा, जब उनके मंत्री के खिलाफ एक मामला आया तो मुख्यमंत्री का उत्तर था कि मेरे खिलाफ शिकायत भेज दो। इसका क्या मतलब है? शिकायत तो कोई भी कर देता है, ठीक है मुख्यमंत्री जी, लेकिन जहां प्रत्यक्ष प्रमाण था वहां कौन सी आपने फांसी दे दी? वहां जेल भेज दिया क्या? एक 70,000 रुपया पाने वाला इंजीनियर उत्तर प्रदेश सरकार का छोटा मुलाजिम, उसके घर पे तौल के झोले में 2.5 किलो हीरा मिला है, 2.5 किलो हीरा, उसको आपने जेल भेज दिया क्या? हमको बता रहे हैं कि कानून का राज है, तानाशाही नहीं है जी, हम तो कानून से चलते हैं जी। उसको जेल भेजने में क्या दिक्कत थी? जिसके घर में बाहर खड़ी धूल धूसरित कार में 12 करोड़ रुपया यूं ही पड़ा मिल जाए, उसकी गिरफ्तारी तो तत्काल बनती है कानूनी तौर पर। आपने गिरफ्तारी की? नहीं की। किसको तर्क दे रहे हैं आप? ये सवाल है। और जैन साहब, एक बात और ध्यान रखिएगा, आज एक देश में बहुत बड़ी घटना घटी है, आपके लिए सबक है। मेरी बात से आईपी सिंह, सुरेंद्र राजपूत सब सहमत होंगे, संजय शर्मा। आज दिल्ली की एक अदालत ने कहा कि कोयला घोटाले में मनमोहन सिंह की भी जांच करे, मनमोहन सिंह का बयान लाओ। मनमोहन सिंह कौन थे? नगर पालिका में चपरासी नहीं थे, 10 साल तक हुकूमत हिंदुस्तान का चेहरा था वो आदमी।
आज से कटघरे में खड़ा होगा, इंस्पेक्टर पूछताछ करेगा, बगल में डायरी दबा के, कान में पेन लगा के कि हाँ भाई सरदार जी बोलो क्या मसला है, कहां घोटाला किया था। आप समझ रहे हैं ना? जिम्मेदारी किसकी? मंत्री भ्रष्टाचार करे, जिम्मेदारी किसकी? मुख्यमंत्री की नहीं तो मेरी है। मंत्री 1000 करोड़ 10,000 करोड़ पैदा करे, जिम्मेदारी अमिताभ अग्निहोत्री की लगेगी क्या? मुख्यमंत्री की लगेगी। यादव सिंह के घर 2.5 किलो हीरा निकला, क्या किया कार्रवाई आपने? सुरेंद्र राजपूत के हाथ में कलम है क्या? ये प्रश्न है और ये प्रश्न रहेंगे। मैं 5 IAS अधिकारियों के नाम बताता हूं जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार की जांचें पेंडिंग है या जिनके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्ट्रक्चर्स मौजूद है। संजीव सरन, राकेश बहादुर, राजीव कुमार, अगर मैं गलत बोलूंगा तो संजय दुरुस्त कर देंगे, पंधारी यादव, इन लोगों के खिलाफ जांचें नहीं है क्या? भ्रष्टाचार की जांचें हैं। ये लोग पद पर क्यों है? बिल्कुल। और आप कह रहे हो कि भाई हम बिल्कुल पारदर्शी शासन दे रहे हैं। जनता की आंखों में धूल मत झोंकिए। 10 साल जिसने हिंदुस्तान पर राज किया, आज दिल्ली के एक मुंसिफ ने, छोटे सी अदालत का छोटा सा जज, मुंसिफ जिसको बोलते हैं उत्तर प्रदेश में, आज मुंसिफ ने मनमोहन सिंह का मान घटा के जमीन पे लाके खड़ा कर दिया। कहा मनमोहन सिंह से पूछताछ क्यों नहीं हुई? कल जब समय इतिहास लिखेगा तो आप सब लोग जिम्मेदार पाए जाएंगे। संजय शर्मा, उत्तर प्रदेश में मंत्री से लेकर संतरी तक लूटपाट का यह धंधा, इंजीनियर से लेके और चीफ इंजीनियर तक, स्थिति कहां तक पहुंच गई भाई? अमिताभ जी, बहुत बहुत दुखद है जो आईपी सिंह साहब ने कहा मिड डे एक्टिविस्ट वाले फंक्शन के बारे में। मैंने फंक्शन में एक बात कही थी और समाजवादी पार्टी के नेताओं से सवाल भी था कि 2.5 साल की अवधि में मुख्यमंत्री के ऊपर व्यक्तिगत रूप से बेईमानी का एक कोई भी दाग नहीं लगा था, लेकिन अचानक जो मंत्रियों के भ्रष्टाचार की कहानी सामने आ रही है, अगर मुख्यमंत्री उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो निश्चित जो मनमोहन सिंह की हालत थी, कहीं ना कहीं वो भी सवालों के घेरे में आएंगे। यादव सिंह के मामले में जैन साहब कह रहे हैं कि जांच होगी, जांच के बाद कार्रवाई आएगी। आपके शो में आपने एक बार सवाल किया था, महबूब अली जी एक गए थे और एक अकाउंटेंट के हाथ में 5 अंगूठी देखी थी, तब तत्काल सस्पेंड कर दिए गए थे। तत्काल सिर्फ 5 अंगूठी में अकाउंटेंट सस्पेंड। हाँ। जिसके घर के बाहर गाड़ियों में 10 करोड़ नगद निकले, 2.5 किलो डायमंड निकले, उसकी भी जांच होगी। आपने सही अफसरों का नाम लिए। अमिताभ जी, यहाँ के नियुक्ति सचिव, प्रमुख सचिव नियुक्ति जो पूरे प्रदेश में अफसर तैनात करते हैं, वो हाई कोर्ट से उनको घोटाले में 3 साल की सजा हो रही है, मालूम है? वो हाई कोर्ट की स्टे पे हैं, मालूम है? हमने एक ऐसा स्टे पे सजा है, 3 साल की सजा है। आपने उस आदमी को वहां तैनात कर रखा है कि जो पूरे प्रदेश में अफसर तैनात करेगा। गायत्री प्रजापति की संपत्ति 2 साल में 900 गुना बढ़ जाती है। जो आदमी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा था, वो 1000 करोड़ का मालिक बन जाता है। गायत्री प्रजापति संजय, ठीक बात, अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन तो कर रहे हैं जी। क्यों नहीं वो एक शपथ पत्र दे देते कि अगर मेरी संपत्ति, ठीक है संजय, सुरेंद्र क्यों नहीं कह देते कि अगर मेरी संपत्ति 2 गुनी से ज्यादा बढ़ी है तो मैं मंत्री पर छोड़ दूंगा, सारी संपत्ति सरकार के लिए दान कर दूंगा। सुरेंद्र राजपूत, ठीक है संजय भाई। सुरेंद्र राजपूत जी, छोटी छोटी टिप्पणी। और दूसरी सवाल आईपी सिंह, ठीक है संजय, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपकी पार्टी से है। ठीक है संजय, अब आएंगे अभी। अब पार्टी के ही एक मंत्री, उस समाजवादी पार्टी के ही एक मंत्री ने आरोप लगाया चेक डैम घोटाले का। ना कांग्रेस ने लगाया, ना भाजपा ने, बसपा ने भी नहीं लगाया। क्या उस पर निर्णायक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? फिर वो तो घर का मामला था। सुरेंद्र राजपूत जी, देखिए अमिताभ जी, मैंने कहा ना कि भ्रष्टाचार ने संस्थागत रूप ले लिया और इस संस्थागत रूप में सब लोग, जिसको कह सकते हैं ना कि इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म है और कोई जमानत पर रिहा है, कोई फरार है। मसले क्या है? यहां पर जो जातिवाद की पॉलिटिक्स है और जहां धर्मांधता की पॉलिटिक्स है, इसमें ये सब लोग अपनी जातियों को सेट करने में लगे हुए, कौन ज्यादा तेज है, कौन ज्यादा गड़बड़ है। मुख्यमंत्री की मंशा पर हम प्रश्न उठाएं या ना उठाएं, लेकिन आज की डेट में मुख्यमंत्री की नाक के नीचे ये सारे काम हो रहे हैं, सारे घोटाले हो रहे हैं। ठीक है, सारी चीजें यादव सिंह जी भी हो रहे हैं और मंत्री भी हो रहे हैं, चाहे वो राजकिशोर सिंह जी हो, चाहे शिवाकांत ओझा जी आरोप लगाए, चाहे कोई लगाए, संस्थागत रूप लिया हुआ है। जी ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, ठीक है। आईपी सिंह जी, पैसा
मिट्टी बजरी नहीं, खनन में निकल रही, पैसा निकल रहा। जी, इंजीनियर जो उद्यान विभाग देख रहा है वो फूल नहीं उगा रहा, वो पैसा उगा रहा है पेड़ों पे, है ना। जी, कुछ समय पहले तक वो उद्यान के इंचार्ज थे हॉर्टिकल्चर के, बाद में और दूसरे काम मिले, तो इसलिए मैंने प्रयोग करके थोड़ा सा दिखा दिया। जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले हैं, अदालतों ने जिनके खिलाफ स्ट्रक्चर पास किए, वो लोग उत्तर प्रदेश चला रहे हैं, बड़े नौकरशाह बने बैठे हैं। मंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त हैं। अधिकारियों का चेहरा यादव सिंह एक प्रतीक मान लीजिए, और अधिकारी, मंत्री और नेता के बीच की जो कड़ियां हैं, जो भ्रष्टाचार का पैसा ट्रांसफर करती हैं इधर से उधर, उनमें अशोक चतुर्वेदी को मान लीजिए। ये तस्वीर तो लगातार गहरी काली होती जा रही है। आईपी सिंह जी, अमिताभ जी, बहुत साफ साफ देखना होगा, जब समाजवादी पार्टी सत्ता में आई तो उसने बहुत साफ साफ कहा कि जितना भी भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में हुआ है, जितना स्मारक घोटाला हुआ है, उस पर सब पर हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन आप देख लीजिए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी और उनकी पूरी कैबिनेट, सीपी सिंह, ऐसे तमाम टी राम, तमाम ऐसे अफसर थे, उनके खिलाफ ढेले भर की कार्रवाई सरकार ने नहीं किया। अभी गायत्री प्रसाद प्रजापति के बारे में 6 महीने पहले हम सब लाइव के प्रोग्राम में हमारे साथ गायत्री प्रसाद प्रजापति साथ बैठे थे अमिताभ जी। हमने कहा कि ये सबसे मालदार मिनिस्टर है, इन्होंने लखनऊ के आसपास की कम से कम 2000 से लेकर 5000 10,000 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी है। लेकिन एक बात आपने जो आज इंगित किया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने बताया कि एक छोटी सी अदालत जो प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा कर सकती है, ये इशारा है कि अगर मुख्यमंत्री खामोश रहे, अपने मंत्रियों और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की, उन्हें पदमुक्त बर्खास्त नहीं किया, तो दिन दूर नहीं कि मुख्यमंत्री भी कटघरे में खड़े होंगे। ठीक है जैन साहब, 2 बातें कहूंगा। ये लाभ लश्कर एमर जैमर बहुत समय तक परमानेंट तो होता नहीं। ये तो बारिश है, बरस गया तो बरस गया, खत्म हो गया तो खत्म हो गया, ठीक है ना। एमर जैमर तो गायब हो जाता है। मैंने आंखों से देखा, मनमोहन सिंह वाले में तो जा नहीं पाया, लेकिन नरसिंह राव भारत के प्रधानमंत्री पद से हटे 90 दिन नहीं बीते। कितने? 90 दिन नहीं बीते। दिल्ली की एक मुंसिफ की अदालत में हरकारा ने कहा, पीवी नरसिंह राव बनाम लखूभाई पाठक हाजिर हो। क्या? जैसे गांव में जेब कतरे को बुलाते हैं। और उनके वकील ने कहा, मेरे मुवक्किल की उम्र बहुत ज्यादा है, इनको एक स्टूल दे दिया जाए, नहीं गिर पड़ेंगे। तो उनको कटघरे में स्टूल दिया गया। वो भारत के प्रधानमंत्री थे 90 दिन पहले। आप समझ रहे हैं ना। और कल से वही स्थिति मनमोहन सिंह की होगी। आप देख रहे हैं ना, ये हर्ष तो प्रधानमंत्रियों का हो गया। कहिए कि जागे सब लोग, नहीं जागेंगे तो ये खनन, ये उद्यान, ये नोएडा, ये ग्रेटर नोएडा, ये चेक डैम लेके डूब जाएगा पूरी राजसत्ता को। जैन साहब इस बात से सहमत है कि नहीं है? जी जी, है ना। देखिए अमिताभ जी, तो जागना चाहिए ना जी। जैन साहब अमिताभ जी, न्यायपालिका सबसे ऊपर है, और ये जो कार्रवाइयां हुई पूर्व में, ये न्यायपालिका की शक्ति, न्यायपालिका की ताकत को इंगित करती है। तो आप सबक तो सीखो। न्यायपालिका से कोई नहीं बचा हुआ है, अरे बचना तो भी किसी को नहीं चाहिए। सीखो भाई, न्यायपालिका के सामने सब कुछ समान है। सबक तो सीखो। और जो गलती उन्होंने की वो आप क्यों कर रहे हैं? जो यहाँ पे 2 प्रश्न उठे, एक तो ये कि मंत्री के पास इतनी गुनी संपत्ति हो गई। चुनाव के दरमियान, लोकसभा चुनाव के दरमियान, हमने पेपर में, मीडिया में बहुत से लोगों के खुद के हलफनामे देखे और उसमें पढ़ा कि उनकी संपत्ति 1,000 गुना हो गई। 5 साल के मंत्री रहते हुए, केंद्र में रहते हुए, 5 साल के मंत्री, विधायक रहते हुए, उनने चोरी की बात भी करोगे? ये पहली बार नहीं है, ये तर्क नहीं। अमिताभ जी, ये पहली बार नहीं। हलफनामे के साथ 1,000 गुना संपत्ति वाले उस लोकसभा चुनाव के समय पेपर उठा के देखिएगा, उसमें लोगों ने खुद केसी जैन साहब 1,000 गुना संपत्ति बढ़ गई। लोगों को प्रश्रय दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। जब वो लोग बिना जांच बेईमानों के नाम पर अपने बेईमानों को बचा रहे हैं, जो जब तक जांच नहीं हो जाती, चतुर्वेदी को बचा रहे हैं। संपत्ति किस तरीके से आई है, 1,000 गुना संपत्ति कैसे बढ़ गई, प्रजापति को बचा रहे हैं। जैन साहब, गंभीर आरोप में तो न्यायपालिका सबसे ऊपर है। न्यायपालिका सबसे ऊपर है। अरे आपके कांग्रेस के मिनिस्टर थे उसमें, जिनकी संपत्ति 1,000 केसी जैन, एक मिनट भैया,
क्या आप इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि न्यायपालिका सबसे ऊपर है, मेरे मुखिया का भी मनमोहन सिंह और नरसिंह राव जैसा हाल हो, इसका इंतजार कर रहे हो क्या? या अतीत से सबक सीखेंगे? अगर इंतजार कर रहे हैं तो भगवान मनाइए, कैलेंडर देखिए, फिर कोई दिक्कत ही नहीं, मुझे बहसी करना बेकार नहीं। उनके माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर कोई दाग है ही नहीं, ये स्थिति कभी आने वाली ही नहीं। समझ ही नहीं रहे मेरी बात। आप बहस तो समझो, ये नारा लगाओगे तो नहीं बहस समझ आएगी। मनमोहन सिंह के ऊपर एक चवन्नी का दाग नहीं पूरे जीवन में। उन्होंने अपनी तनख्वाह में भी 20,000 रुपया बचाया हर महीने, और कम खर्च करने वाले आदमी थे। मैं व्यक्तिगत तौर पर मनमोहन सिंह, अरे सुरेंद्र जी नहीं, अभी नहीं, मनमोहन सिंह जी को बुलाया गया है, मनमोहन सिंह के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया गया। बार बार मनमोहन सिंह जी का नाम लेके पहली चीज या तो उनके ऊपर आरोप सिद्ध हो जाए। सुरेंद्र जी आज की डेट में वो आरोपित नहीं है, उनसे पूछताछ करने की बात। सुरेंद्र जी मैंने क्या कहा आपने सुना नहीं? आपने भी, मैंने कहा प्रधानमंत्री भी पूछताछ के कटघरे में खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर मैं सहमत हूं, लेकिन मनमोहन सिंह जी के ऊपर बेदाग छवि है। कल की डेट में आरोप या तो राजा भोज के ऊपर भी कानून वही है और गंगू तेली के ऊपर भी कानून वही है। ये बात तो मैं, कानून उनको बुलाए, स्वागत है। सुरेंद्र राजपूत, ये बात तो मैं बोल चुका हूं, आपको बोलने की क्या जरूरत थी? मैंने कह दिया उनके ऊपर एक पैसे का आरोप नहीं, ये बात आपको बोलने की जरूरत था क्या? मेरी बात तो सुन लेते कम से कम। मनमोहन सिंह जी का बार बार नहीं, बार बार नाम आएगा, बार 10 साल प्रधानमंत्री रहे हैं, नाम हर बार आएगा, वो कोई इशू नहीं। संजय शर्मा जी, जब तक उनके ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं होता तो मेरी विनम्र विनती है, वो आरोपित नहीं है, पूछताछ के लिए बुलाया गया और वो भी अदालत ने कहा है। नहीं, ठीक है संजय जी, अगर जो तर्क सुरेंद्र राजपूत दे रहे हैं यही तर्क मान लें तो उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार का सबसे बड़ा चेहरा भी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएगा। भाई मनमोहन सिंह के समय में 2G 3G कितने भी घोटाले हुए, मनमोहन सिंह ने तो नहीं किए ना। वो तो अपने घर कोयला नहीं लेंगे अंगीठी जलाने के लिए। ये कोई तर्क नहीं होता, सफाई मत दीजिए, ये कोई तर्क नहीं होता। थानेदार, वो थानेदार किसी लायक नहीं जिसके थानेदार के नेतृत्व में सारे होमगार्ड जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएं। संजय शर्मा, आइए संजय जी बोलिए भाई। सुरेंद्र जी, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि वो मनमोहन सिंह जी के ऊपर कोई दाग ना हो, लेकिन वो बेईमानों के सरदार साबित हुए। यूपीए के कितने मिनिस्टर जेल में रहे आप भी जानते हैं, और कैप्टन के ऊपर सवाल तब खड़े होंगे जब उसकी टीम में अगर कहीं ना कहीं दाग लगेंगे। मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूं अमिताभ जी, हमने एक फिल्म बदलती हुई देखी, बसपा सरकार में भी एक गायत्री प्रजापति थे, बाबू सिंह कुशवाहा नाम था उनका। जितना गायत्री प्रजापति जी ने आज की तारीख में सत्ता का दोहन किया है, उससे कम बाबू सिंह कुशवाहा ने नहीं किया। सीन बदलता है, बाबू सिंह कुशवाहा बड़े लाभ लश्कर के संग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। वो बात दीगर है कि कुछ दिनों बाद ही उनको निकालना पड़ता है। मेरा कहना यह है कि ये जो बड़े नाम हो जाते हैं, जो हजारों करोड़ के मालिक हो जाते हैं, इनके लिए सपा बसपा भाजपा कांग्रेस कोई मतलब नहीं रखता। जो आदमी मायावती के भाई का पार्टनर आज की तारीख में कहा जाता हो यादव सिंह के लिए, वो आखिर समाजवादी पार्टी के कैंप में कैसे आ गया? और आज मैं एक बहुत आपको मजेदार बात बताता हूं, गायत्री प्रजापति को यह लगा कि वो सपा मुखिया के ज्यादा करीबी हैं, तो उनके बेटे की बुराई करके वो आगे बढ़ सकते हैं। मैं आपको वाक्य बताता हूं, एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी मुख्यमंत्री निवास में, नेताजी समझ गए थे गायत्री प्रजापति का खेल क्या है। सब पत्रकारों के सामने उन्होंने मुख्यमंत्री के ऊपर सवाल उठाया कि तुम्हारे काम नहीं होता, और कहा कि गायत्री तुम ही तो कह रहे थे कि तुम्हारी फाइल भी मुख्यमंत्री कार्यालय में अटकी रहती है। गायत्री प्रजापति का हुनर देखिए, वो पिता पुत्र में भी मतभेद पैदा करके पैसा कमाने की मशीन बनना चाहते थे, और शायद कामयाब रहे भी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर आईपी सिंह जी, आखिर ये मौके दिए क्यों जा रहे हैं? आयकर अधिकारी ने जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस दिन उस डायरी को यूं करके पत्रकारों के सामने क्यों नहीं रख दिया? अगर वो डायरी खोल दी गई होती और उसके नाम सामने आ गए होते तो आज इस देश की राजनीति और इस देश की नौकरशाही दोनों बदल जाती। यूपी के आधा दर्जन आईएएस भारतीय जनता पार्टी बहुत दिल्ली में दरबार लगा रहे हैं। संजय आपकी बात आगे। अमिताभ जी संपाद की टिप्पणी देखिए, एक नौकरशाह रहे, वो नौकरशाह भी रहे और जेल यात्री भी रहे, प्रदीप शुक्ला। जी जी, प्रदीप शुक्ला उत्तर प्रदेश के हर मुख्यमंत्री के दुलेरुआ रहे। वो कोई गीता पढ़ के आए थे कि वेद कंठस्थ थे उनको, नहीं ना, वो हाथ के कारीगर थे। मैं ऐसे लोगों के लिए हाथ का कारीगर शब्द इस्तेमाल करता हूं। हर मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद तुरंत पूछता है प्रदीप कहां है, उसको बुलाओ। पूछे भैया संजय शर्मा को बुला लो, केसी जैन को बुला लो, आईपी सिंह को बुला लो, सुरेंद्र बोले नहीं, इनको सबको नहीं, नासमझ लोग हैं।
शुक्ला को बुलाओ भाई, पुराना आदमी सब खेल जानता है। सरकारें भी तो खिलाड़ियों को ढूंढती हैं, सरकारें भी खिलाड़ियों को ढूंढती है। बसपा शासन के 7 सबसे बदनाम नौकरशाह मैंने बदनाम नहीं किया। समाजवादी केसी जैन की पार्टी ने जिन पर सार्वजनिक आरोप लगाए, वो आज 7 आज की सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर है। मैं पूरी जिम्मेदारी से आरोप लगा रहा हूं। अगर वो 2.5 साल पहले चोर थे तो आज साहूकार कैसे हो गए बिना जांच पड़ताल के? ये जवाब नहीं देगा कोई। जिनको आप मंच से बोलते थे कि ये नोट छापने की मशीन है, ये अधिकारी नाम लेकर बोलते थे, मैं नाम नहीं लूंगा यहां, वो अधिकारी आपके शासन में महत्वपूर्ण कैसे हैं? आपने भी मशीन लगवाई है क्या? ये नहीं पूछूं? ये पूछना पड़ेगा कि आपने भी मशीन लगाई है क्या? नहीं तो वो अधिकारी किस लिए? उनके हाथ में तो कारीगर है, वो तो हाथ के कारीगर है। जैसे अपराध की दुनिया में सुपारी किलर होते हैं ना, ये शार्प शूटर हैं, ब्यूरोक्रेट्स। ये पैसे पर लक्ष्य संधान करना जानते हैं कि कहां से आएगा। एक बात और भी मैं कहूंगा, ये अनपढ़ मंत्री जिन्होंने, कबीरदास ने कहा मस कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। ऐसे मंत्री जिन्होंने कागज छुआ नहीं, कलम देखी नहीं, स्कूल गए नहीं, वो हजारों करोड़ का जब खेला करते हैं तो भी मैं समझ जाता हूं इसमें किसी शुक्ला जी की बुद्धि लगी है, किसी यादव सिंह का दिमाग लगा है इसमें। नहीं, कल तक जो आदमी देवरिया में खेती कर रहा था, अमेठी में भैंस चरा रहा था, गाजीपुर में अमरूद बेच रहा था, आज वो वर्ल्ड बैंक की सहायता वाले कार्यक्रमों में पैसा कैसे खा लेगा? अंग्रेजी की फाइल समझ लेगा? कौन समझाता है उसको? नौकरशाह समझाती है। कहां से आती है बुद्धि? उसको तो जवाब देना नहीं आता, उसको तो परसेंटेज समझ आता है। जमीन से पैसा निकल रहा है सरकार में, नदी से पैसा निकल रहा है, खान से पैसा निकल रहा है, नोएडा से पैसा बरस रहा है, ग्रेटर नोएडा से पैसा बरस रहा है। क्या हो रहा है? और चेक डैम जैसे मामले में भी भ्रष्टाचार हो गया, सीधे जनता से जुड़ा छोटा मामला। जिम्मेदारी कौन लेगा? चपरासी की जिम्मेदारी लगाऊं जैन साहब? नोएडा अथॉरिटी के चपरासी को का घेराव करूं, उसको बुलाऊं बिग बुलेटिन में कि भाई तेरे रहते ये इतना भ्रष्टाचार कैसे हो गया? या खनन विभाग के किसी चपरासी को बुलाऊं और पूछूं कि तेरे रहते मंत्री ने भ्रष्टाचार कैसे कर लिया? क्या करूं? मुझे बताओ। अगर मैं सरकार से नहीं पूछूं तो किससे पूछूं? जो लोग विपक्ष में बैठे उनसे पूछूं कि यादव सिंह के घर 2.5 किलो हीरा कहां से आया? मेरे घर 2.5 किलो जीरा नहीं, यादव सिंह के घर 2.5 किलो हीरा। यादव सिंह से ज्यादा ही तनख्वाह रही मेरी, हमेशा कम नहीं रही कभी। लेकिन मेरे घर में तो बीबी कह दे कि 2.5 किलो जीरा भी ले आओ तो भी नहीं खरीद सकता। ये पैसा कहां से आया? ये सवाल है, इसलिए ये सरकार कटघरे में खड़ी होती है। आपका दामन पाक साफ है, इसका प्रमाण देना पड़ेगा, कहने से नहीं होगा जैन साहब। पूरी फेरिस्त है, आज जितने नाम मैंने गिनाए उन नामों पर सोचिए। अगर खुद को पाक साफ दिखाना है तो गंदगी को दूर करना होगा, तब आप ये प्रमाण दे पाएंगे कि गंदगी वाले लोगों से आपकी कोई संलिप्तता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरेंद्र जी आपका, आईपी सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जैन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, संजू जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी हमारे साथ बने रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद देखिए देवभूमि में त्राहिमाम। जी हाँ, किससे लगाए जनता गुहार? लगता है उत्तराखंड में तो कानून व्यवस्था का भगवान ही मालिक है, क्योंकि कानून के रखवाले ना तो जनता की रक्षा कर पा रहे हैं और ना ही खुद की। ऐसे में जनता क्या करे? हर तरफ कोहराम है, कानून व्यवस्था भी है बेलगाम। ये देवभूमि की कराहती जनता का दर्द है। उठी हुई आवाज पसरती है तो पसरती चली जाती है। जनतंत्र के कंगूरों से अरमानों की वादियों तक, विश्वास की घाटियों से विकास के नारों तक कानून की कहानी चोट करती है। वैसे भी किसको सुनाएं और कौन सुनेगा? विपक्ष कह रहा है कि सरकार को सरोकार नहीं, जनता की सुरक्षा से। कानून व्यवस्था वास्तव में जो हम कहते आ रहे हैं 2 साल से ध्वस्त हो गई, वो इस समय क्लाइमैक्स पे चली गई है।
इस समय प्रदेश में ये हालात हो गई हैं कि कौन कब कहां से उठ जाएगा, किसके साथ क्या दुर्घटना अपराधी कर देंगे, किसी को कोई पता ही नहीं है। जब सीएम यहां सुरक्षित अपने को महसूस नहीं कर रहे हैं तो प्रदेश की जनता यहां कहां अपने को सुरक्षित महसूस कर रही है। भगवान भरोसे है सब कुछ देवभूमि में। कशिश की मौत पर किरकिरी करा चुकी पुलिस से और क्या उम्मीदें पाले उत्तराखंड वाले। ये उत्तराखंड की पुलिस है जो मुजफ्फरनगर में सड़क पर लूट रही थी, पिट रही थी। इनका इकबाल तो सड़क पर लूट लेते हैं चंद बदमाश। खाकी की इज्जत तार तार तो तब हो जाती है जब साथी के साथ साथ इनके हाथ से सरकारी हथियार भी ले जाते हैं बदमाश। सांप निकल गया, सरकार लकीर पीट रही है कि कार्रवाई में कोताही कोई नहीं होगी। हमने पूरी गंभीरता से लिया है और हमारे लिए ये घटना शर्म का कारण बनी है और आप देखेंगे कि हम इसको एक बड़ी चेतावनी के रूप में ले रहे हैं। अभी कुछ कदम उठाए गए हैं, कुछ कदम और उठाए जाएंगे। बहरहाल हर सुबह उम्मीद के साथ निकलने वाला सूरज नाउम्मीदी के साथ डूब जाता है उत्तराखंड में। चरमराई कानून व्यवस्था पर अब चिंतन का सवाल यही है कि खुद की हिफाजत नहीं कर सकते, वो जनता की जिंदगी की हिफाजत क्या खाक करेंगे। साजिद अली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। जी हाँ, देवभूमि में त्राहिमाम है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों कानून व्यवस्था सूबे में बेलगाम है। सभी खास मेहमान हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार योगेश भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता रविंद्र जुगरान हैं और साथ ही हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र जुगरान जी, क्यों अपराधियों के आगे पुलिस बौनी साबित हो रही है? क्यों पुलिस का इकबाल कायम नहीं हो रहा? होना तो ये चाहिए कि खाकी को देखकर अपराधी कांप जाए, लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है। अपराधी हैं वो पुलिस को डरा रहे हैं, हथियार छीन रहे हैं, यहां तक कि बदमाश अपराधी को छुड़ाने जा रहे हैं। जो जानदार ईमानदार चलिए, लगता है कि तकनीकी खामी के चलते आवाज नहीं पहुंच पा रही है अमिताभ जी, लेकिन सवाल वही बना हुआ है कि आखिर सूबे में कानून व्यवस्था इतनी लचर क्यों है? होना यह चाहिए कि पुलिस को देखकर अपराधी कांप जाए, लेकिन यहां उल्टा हो रहा है। पुलिस को ही टारगेट किया जा रहा है, अपराधियों को छुड़ाया जा रहा है और पुलिस मूक दर्शक बनी देखती रह जा रही है। देखिए, पुलिस की व्यवस्था लचर है जी। ये केवल इस घटनाक्रम के कारण नहीं कह रहा कि पुलिस के हाथ से लोग कार्रवाई छीन ले गए और उनके गाल पर 2 तमाचे मार के चले गए। कशिश वाला प्रकरण आया था अभी जी। 500 मीटर के दायरे में आप बिटिया नहीं ढूंढ पाए थे उत्तराखंड की पुलिस। ये तो इसकी कार्यक्षमता का पैमाना है। उत्तराखंड की पुलिस अक्षम हो गई। उत्तराखंड की पुलिस का मनोबल टूट गया। अक्षम और टूटे हुए मनोबल से जब सेना लड़ती है तो वो ऐसे ही परिणाम देती है जैसा आज उत्तराखंड में दिख रहा है। अपराधियों के हौसले बुलंद और पुलिस का मनोबल जमींदोज। ये परिस्थिति निर्माण कैसे हुई? मुझे लगता है कि शायद इसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि उत्तराखंड में जो राजनीति है ना, उसने सरकारों को इतना अस्थिर रखा कि मुख्यमंत्री का इकबाल, सरकार का इकबाल, इस ढंग की चीजें कभी वहां स्थापित हो ही नहीं पाई। इसीलिए आज हरीश रावत की सरकार तो है तकनीकी तौर पर, लेकिन व्यवहारिक तौर पर उसका इकबाल थानों में दिखता नहीं, पुलिस में दिखता नहीं, जनता सुरक्षित महसूस नहीं करती अपने को। यह परिस्थिति निर्माण कैसे हुई? आज मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हमारे लिए शर्म की बात है। यह शर्म की बात एक घटना नहीं है मुख्यमंत्री जी, घटनाओं की एक लंबी सूची है जो आपकी सरकार के लिए शर्म की बात है जी। और फिर सवाल यह भी उठता है कि जब सूबे में कानून व्यवस्था का यह हाल है तो फिर आम जनता कैसे सुरक्षित होगी? नहीं, सुरक्षित हो ही नहीं सकती। मैंने उदाहरण दिया, छोटी सी बिटिया अपने माता पिता के साथ एक शादी में गई थी कशिश। हम लोगों ने उसके बारे में एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ने की कोशिश की थी, लड़ी भी थी, जनता के बीच हम लोग गए थे। क्या परिस्थिति बनी? 500 मीटर के दायरे में वो लड़की गायब हो गई और वहीं फिर उसकी पार्थिव देह पाई गई जी। लेकिन उत्तराखंड की देवभूमि की परम पराक्रमी पुलिस उसको ढूंढ नहीं पाई। 500 मीटर के दायरे में अगर नहीं ढूंढ पाए आप किसी को, तो उस पुलिस को डूब मरना चाहिए। यही स्थिति यहां हुई। बदमाश आए,
पहले फोन करके पूछा सिपाहियों से, बागपत पहुंच गए? बोले पहुंच गए। बोले हम आ रहे हैं भाई तुम्हारे हथियार छीनने। बोले आ जाओ भाई साहब, और गाल पर थप्पड़ मार के चले गए लेकर कार्रवाई। ऐसे शासन होगा? ऐसे शासन का इकबाल बनेगा? ये सोचने का सवाल है। ये 1 करोड़ लोग किसके भरोसे जिएंगे? अगर पुलिस इतनी नाकारा हो जाएगी, पुलिस का मनोबल इतना कमजोर हो जाएगा, वो इतनी अक्षम हो जाएगी, तो मुझे लगता है फिर तो भगवान भरोसे उत्तराखंड। जुगरान जी ऐसा है, मैं ये कह रहा था कि पुलिस का मनोबल गिरा हुआ है, अच्छे अधिकारियों को पोस्टिंग नहीं है, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं पुलिस के अंदर वो मुखिया बने हुए हैं प्रदेश के। राज्य सरकार की इच्छा शक्ति में बहुत कमी है, कहीं पारदर्शिता नहीं है, ईमानदारी नहीं है, और राज्य सरकार बदनीयती के साथ जो है शासन चला रही है। इस प्रदेश के अंदर जो डीजीपी हैं, जो पुलिस महकमे के मुखिया हैं, सीबीआई ने जब ये आरपीएफ में थे, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में कमिश्नर बॉम्बे में पोस्टेड थे, तो आय से अधिक संपत्ति के मामले में उत्तराखंड सरकार से, वर्तमान सरकार से ये कहा कि इनके खिलाफ जो है हमको जांच करनी है और आप हमको अनुमति दें। उत्तराखंड की सरकार ने, ये कांग्रेस की सरकार ने डीजीपी के खिलाफ कोई अनुमति नहीं दी, सीबीआई ने अनुमति मांगी थी आय से अधिक संपत्ति के मामले में। अरे जुगरान साहब क्या इनकी यही शिकायत? रविंद्र जुगरान, मेरी बात तो सुन लीजिए महाराज। हाँ, बात तो सुन लीजिए, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। एक महिला ने डीजीपी के खिलाफ शिकायत और शपथ पत्र दिया, छेड़खानी के मामले में सरकार कुछ कर नहीं रही है। डीजीपी इस प्रदेश के जो रिजर्व फॉरेस्ट कब्जाने, रिजर्व फॉरेस्ट की भूमि कब्जाने और पेड़ काटने के लिए ग्रीन ट्रिब्यूनल सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में केस चल रहा है, सरकार कुछ करती नहीं है। डीजीपी जिस समय सत्यव्रत बंसल थे, उन्होंने यहां जी। योगेश भट्ट, आपको आवाज आ रही है? नहीं गायत्री, मुझे लग रहा है कि तकनीकी समस्या है। बिल्कुल अमिताभ जी, और अगर बात की जाए मुख्यमंत्री की, मुख्यमंत्री की जो सुरक्षा है उसमें और 14 कमांडो बढ़ा दिए गए हैं। यहां जनता की सुरक्षा का कोई ख्याल नहीं किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कहता हूं आप मुख्यमंत्री की सुरक्षा में 40 कमांडो बढ़ा दीजिए, वो मेरे लिए चिंता का विषय नहीं। मुख्यमंत्री भी महत्वपूर्ण है, चलिए उसकी सुरक्षा खूब कर दीजिए। लेकिन इस 1 करोड़ जनता जिसके वोट से मुख्यमंत्री बनते हैं लोग, उसकी जान माल की कोई कीमत है? जैसा अभी रविंद्र जुगरान कह रहे थे, ये जो डीजीपी है सिद्धू साहब जी, मुझे लगता क्या इनकी इन्हीं योग्यताओं को देखकर तो नहीं इनको डीजीपी बना दिया गया कि आय से अधिक संपत्ति का मामला भी है, छेड़खानी का मामला भी लगा, इसी ढंग के जो तमाम कार्यक्रम हैं इनके पीछे, इन्हीं के चलते इनको इस महत्वपूर्ण पद पर बैठा दिया गया। ये सवाल उठेगा, जो भी व्यक्ति दागी हो वो प्रदेश की इतनी महत्वपूर्ण कुर्सी पर क्यों और कैसे, ये सवाल तो हरीश रावत जी के लिए उठता है। उनकी जिम्मेदारी बनती है जी, प्रदेश के मुखिया होने के नाते ये जिम्मेदारी उनकी है कि वो लोग पद पर रहे जो परिणाम दे पाए। बाद में मुख्यमंत्री जी ये कहने से काम नहीं चलेगा कि मेरे लिए बड़ा शर्मनाक है। योगेश भट्ट, योगेश भट्ट जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जुगरान जी आपको? हाँ जी, हाँ मुझे मिल रही है। ये लगाम तो मुख्यमंत्री को लगानी पड़ेगी कि अगर जो थानेदार रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, उसके जो पुलिसकर्मी है वो पद पर कैसे बने हुए हैं? देखिए, जो आज ये बात उठ रही है, ये इस प्रदेश के लिए अब कोई नई बात तो रह नहीं गई। अभी अग्निहोत्री जी ने कहा, कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ी घटना हुई, कशिश थाने से मात्र 200-250 मीटर की दूरी पर उसकी बॉडी पड़ी रही और 15 दिन तक पुलिस ढूंढती रही चारों तरफ जी। और जो ये आज भूरा पुलिस को चकमा दिया है और जो ये घटना हुई है, उसने भी ये घटना पहली बार नहीं की, पहले भी वो उत्तराखंड पुलिस को चकमा दे चुका है। मेरा मानना यह है कि जो खामी है वो सिस्टम में खामी है। ठीक है, आज हरीश रावत मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, आज नैतिक जिम्मेदारी उनकी है, जो पुलिस का मुखिया उनकी है, लेकिन राज्य बने हुए 14 साल हो गए, इकबाल कोई एक दिन में तो खत्म होता नहीं। हकीकत बात यह है, उत्तराखंड में पुलिस का इकबाल कभी स्थापित हुआ ही नहीं आज जी। 14 साल में जो घटनाएं हुई हैं वो जी सिस्टम की बात, वो रणवीर एनकाउंटर जी योगेश जी, एक क्रिमिनल का पुलिस कस्टडी से भाग जाना रहा हो। और यही नहीं, अभी पिछले दिनों एक घटना हुई, वो तो शर्मनाक रही कि उत्तराखंड की पुलिस जो डकैती डलवा रही है। अगर
आपको ध्यान होगा बुलंदशहर में ऐसे ही कोई एक अपराधी को लेके गए और वो तो सीसीटीवी में पकड़ा गया कि साहब उसने हेलमेट लगा रखा था, उत्तराखंड पुलिस के जो है सिपाही उसको लेके गए। तो एक एक करके जो खाते में पुलिस के उपलब्धियां नहीं है, मुझे लगता है इसमें कमी है, जो खामी है वो हमारे सिस्टम की है। हम लोगों ने ट्रेनिंग सही नहीं दी, हम लोगों ने पुलिसिंग सही नहीं, पुलिसिंग की जो एजुकेशन है उसकी कोई व्यवस्था नहीं है स्टेट में, जबकि पूरे स्टेट का मात्र 40% सिविल पुलिस देखती है, 60% एरिया रेवेन्यू पुलिस देखती है आज भी। और पुलिस का इतना बड़ा अमला है, अधिकारियों की आप गिनती करना शुरू करें ऊपर से तो डीजी, 2-2, 3-3 एडीजी, आईजीओ की संख्या होगी, डीआईजीओ की संख्या होगी, एसएसपी और एसपी लेवल के अधिकारियों को तो आप बता भी नहीं सकते कितने अधिकारी हैं। तो इतना बड़ा अमला पुलिस का है। ठीक है रविंद्र जुगरान जी, सिस्टम की बात योगेश भट्ट ने उठाई है, सिस्टम कैसे दुरुस्त होगा? देखिए ऐसा है, मैं इसको जनरलाइज नहीं करना चाहूंगा, मैं उनकी बात से सहमत हूं, लेकिन वर्तमान में जिस पुलिस का मुखिया सीबीआई का आरोपी हो, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ग्रीन ट्रिब्यूनल में आरोप हो, केस चल रहा हो, उत्तराखंड हाईकोर्ट में 2-2 मामले चल रहे हो, सीजेएम देहरादून में 2-2 मामले चल रहे हो, लंबित हो, न्यायालय में सारे मामले लंबित हो, ऐसे करप्ट अफसर को या जो विवादित अफसर है यहां की सरकार मुखिया बनाएगी तो पुलिस का मनोबल तो गिरेगा ही, कानून व्यवस्था ध्वस्त होगी। थारे थाने और चौकियों में उसी लाइन के लोग, उसी ट्रैक के लोग, उसी पृष्ठभूमि के लोग आगे बढ़ा जाएंगे, तो पुलिस का मोरल, उसका मनोबल बहुत गिरा हुआ है। और राज्य सरकार तमाशा कर रही है, लकीर पीट रही है, मुख्यमंत्री जी के यहां बैठकें हो रही है। अरे भाई नतीजा क्या निकलेगा उन बैठकों का? जब आपका मुखिया दागी है, उस पर प्रश्न चिन्ह है, उस पर विवाद है, वो आरोपी है, जब उसके पास प्रदेश की कमान है तो फिर रिजल्ट्स कैसे आएंगे? ये भूरा कांड, ये कशिश कांड, ये तमाम कांडों की जो है बार बार पुनरावृत्ति होती रहेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। सिस्टम में फॉल्ट है वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर किसी विभाग का मुखिया ही पूरा फॉल्टी हो तो उसको मुखिया बना के कैसे चल सकते हैं? जी बिल्कुल योगेश जी, ये सवाल वाजिब बनता है कि अगर जिस टीम का नेतृत्व कर रहा है जो वो उस पर ही आरोप है, वो ही आरोपी है, तो फिर मनोबल तो गिरेगा ही। ये भी कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह लगाता है कि सुरक्षा उसका कैसे सुधरेगी। जुगरान जी ने जो बात कही वो बात बिल्कुल सही है कि जिस टीम का मुखिया ही अगर दागी है तो किस तरीके से जो है वो पूरा महकमे को चलाएगा, पुलिस को चलाएगा, पूरी टीम का मनोबल गिरेगा। लेकिन उससे भी एक बड़ी बात है ना ऊपर कि सिस्टम कौन चला रहा है? सिस्टम हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि चला रहे हैं। आज स्थिति यह है कि प्रदेश में जो गृह मंत्री है उसका वर्क डिवीजन कर दिया जाता है कि आईपीएस अधिकारी वो नहीं देखेगा, नीचे के लोगों को वो देखेगा। तो आज गृह मंत्री इस स्थिति में नहीं है कि आज अगर एक कोई ये घटना हुई है तो गृह मंत्री एक मीटिंग कॉल कर ले और इस बात की गारंटी नहीं है कि उस मीटिंग में डीजीपी पहुंचेंगे या नहीं, एडीजी पहुंचेंगे या नहीं, इवन राजधानी का कप्तान पहुंचेगा या नहीं। तो ये क्या है? ये बेसिकली सिस्टम की खामियां है। दूसरा सवाल, एक डीजीपी के ऊपर बात आई, एक पहले पुराने डीजीपी थे, उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया कि साहब लगातार सवाल उठते रहे कि 14 साल में पुलिस के ऊपर एक ये सवाल भी है कि पुलिस के सिपाही से लेके और आला अधिकारी तक प्रॉपर्टी की डीलिंगों में, प्रॉपर्टियों के डिस्प्यूट में इन्वॉल्व है। और जब ये बात बड़े पैमाने पर आनी शुरू हुई, शासन के बड़े लेवल पर आनी शुरू हुई, इंटेलिजेंस रिपोर्टें आनी शुरू हुई, तो डीजीपी ने एक सर्कुलर जारी किया कि भाई इस तरीके के पुलिसकर्मी जो है चिन्हित किए जाएं, कौन प्रॉपर्टीज की डील में इन्वॉल्व है। आज तक मुझे लगता है 2 या 3 साल उस बात को होने जा रहे हैं, आज तक कोई इस तरीके की सूची जारी हुई नहीं, सिर्फ सर्कुलर भर जारी हुआ। तो साफ है पुलिस कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कटघरे में है। और दोषी इसके कौन? दोषी इसके वो हैं जो सिस्टम को चला रहे हैं, चाहे आज हरीश रावत है, चाहे इससे पहले जो भी और लोग रहे। जी यानी कुल मिलाकर रविंद्र जुगरान में बात करेंगे जी, कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि जो सरकार है वो सुरक्षा को लेकर के गंभीर नहीं है। सरकार की बदनीयती है, भ्रष्टाचार है। पुलिस विभाग का मुखिया आरोपी व्यक्ति हो सकता है। इस सूबे के अंदर जो शांतवादियों का सूबा है, यहां क्राइम हमेशा जीरो रहा है, जीरो टॉलरेंस रही है क्राइम के प्रति। करप्शन को, क्राइम को बढ़ावा देने में गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है या डिसक्रेडिट जाता है, गवर्नमेंट उसके लिए दोषी है। पुलिस विभाग के मुखिया का चयन तो सरकार करती है ना, माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। क्यों इस आदमी को बचाया जा रहा है?
इसकी प्रोन्नति डीजीपी के पद पर कैसे हो गई, जबकि पुराने डीजीपी ने, जब ये वर्तमान डीजीपी एडीजी थे, इनके खिलाफ बाकायदा लिखित आरोप दिए हैं। चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड ने ग्रीन ट्रिब्यूनल में शपथ पत्र दिया है कि इस आदमी ने गलत तरीके से रिजर्व फॉरेस्ट की भूमि क्रय और विक्रय में आदमी लिप्त था और ये गलत कामों में लिप्त है। आपकी बात आ गई। शपथ पत्र गए हैं। सीबीआई अनुमति लेना चाहती है, इस आदमी के खिलाफ अनुमति नहीं देती है। तो पुलिस का मोरल इस स्टेट में बिल्कुल समाप्त है और भ्रष्ट तरीके के अधिकारियों को प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, भ्रष्ट अधिकारियों को प्रमोट कर रही है सरकार और इसकी सुरक्षा की व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है, सुरक्षा व्यवस्था। ठीक है जुगरान जी, आपकी बात आई। अमिताभ जी, संपादकीय टिप्पणी। देखिए, योगेश भट्ट ने एक बात कही कि ये सिस्टम का फॉल्ट है। जी, मैं बहुत आम जनता की तरफ से एक सवाल हमेशा रखता हूं कि सिस्टम कौन बनाता है, कौन चलाता है? हमने सिपाही को, चौकीदार को, डीजी को, एडीजी को, चपरासी को, होमगार्ड को तो वोट दिया नहीं, न किसी थानेदार को वोट दिया। हमने वोट दिया कांग्रेस को, भाजपा को, राजनीतिक पार्टी को। मुख्यमंत्री चुना, उसको हमने अपने किस्मत लिखने की ताकत दी कि आप 5 वर्ष तक हमारी किस्मत लिखेंगे। हम सवाल भी उसी से पूछेंगे। हम होमगार्ड के पीछे डंडा लेके क्यों जाएंगे भाई सवाल पूछने? मुख्यमंत्री किस लिए, सरकार किस लिए, राजनीतिक नेतृत्व किस लिए? ठीक बात कही रविंद्र जुगरान जी ने। कोई आदमी खुद डीजीपी तो नहीं बनता ना, आप कहां से छांट के लाए? अगर उस आदमी पर पहले से आरोप था तो बना क्यों, और आरोप अगर बाद में समझ आया तो पद से हटा क्यों नहीं? ये सवाल तो लोकतंत्र में पूछना चाहिए। और मैं इस बात से सहमत हूं, संदिग्ध चरित्र का नायक हो तो टीम परिणाम नहीं दे सकती, ये जान लीजिए। पुलिस की व्यवस्था में मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि जब थानों में राजनीतिक दबाव, पैसा, भ्रष्टाचार और जाति, इनके आधार पर तैनातियां होने लगती हैं थानों में, जिलों में, कस्बों में, तो ऐसा ही होता है कि 500 मीटर के दायरे में वो नन्ही गुड़िया कशिश ढूंढने नहीं मिलती है और उसकी लाश समझ आती बाद में। तब ऐसा ही होता है, कोई भूरा जो है वो पुलिस को चकमा देके 2-2 बार भाग जाता है। ऐसा ही होता है, कुछ गुंडे आते हैं, पुलिस के थप्पा मारते हैं और कार्रवाई लेके भाग जाते हैं। तब ऐसा ही होता है, तब पुलिस लुटती पिटती है, क्योंकि आप कायरों और भ्रष्टों और अक्षमों लोगों को, अकर्मण्य लोगों को तैनाती देते हैं लालच के चलते। या तो इसलिए देते हैं कि वो आपके वफादार हैं, या इसलिए देते हैं कि वो आपको पैसा कमा के देंगे, या इसलिए देते हैं वो आपके बिरादरी के हैं, या इसलिए देते हैं कि आप उनकी तैनाती के लिए आपके विधायक का दबाव है। जब तक आप ट्रांसफर पोस्टिंग पारदर्शी नहीं करेंगे, केवल मेरिट पर तैनाती नहीं होगी, तब तक परिणाम नहीं आएगा। उत्तराखंड में छोटा सा राज्य, 1 करोड़ की आबादी, स्वभाव से वहां का आदमी शांत चित्त का आदमी, उसके बाद ये हालत है पुलिस की। उत्तर प्रदेश और बिहार में कहीं ऐसी पुलिस होती उत्तराखंड की तो लोग पुलिस का किडनैप कर ले जाते, हथियार नहीं ले जाते, किडनैप कर ले जाते पुलिस का ही। योगेश भट्ट जी, जो आलम है देवभूमि की पुलिस का और जो उसका इकबाल है, लोग जेब में डाल के दरोगा को घूमते, ये परिस्थिति है उत्तराखंड की। इतने शांत प्रदेश को नहीं संभाल पा रही सरकार। ये उत्तराखंड का दुर्भाग्य है। सरकारें आती जाती रहेंगी लेकिन कशिश दोबारा नहीं आएगी। आज ये मुख्यमंत्री है, कल दूसरा होगा, परसों फिर ये हो जाएंगे, नरसों फिर दूसरा हो जाएगा। लेकिन जिस बाप ने अपनी छोटी सी बिटिया खो दी कशिश, वो दोबारा नहीं आएगी। पुलिस के माथे पर जो कलंक का टीका लगा भूरा कांड में, वो टीका नहीं धुलेगा। डीजीपी रामलाल की जगह श्यामलाल को बना दो, श्यामलाल की जगह मोतीलाल को बना दो, तो भी ये लग गया टीका, ये धुलने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री जी, केवल कहने से काम नहीं चलेगा कि हमारे लिए शर्मिंदगी का कारण है। शर्मिंदगी का कारण अगर आपको पता है तो शर्मिंदगी का कारण दूर होना चाहिए। उत्तराखंड की जनता ने ऐसा कोई पाप नहीं किया कि उसको इस ढंग के असुरक्षित माहौल में जीवन जीना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जुगरान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, योगेश भट्ट जी आपका, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।